भागकर शादी करने वाली बेटियों के लिए ट्रेन के एसी कंपार्टमेंट में मेरे सामने की सीट पर बैठी लड़की ने मुझसे पूछा, हेलो, आपके पास इस मोबाइल के सिम निकालने की पिन है? उसने अपने बैग से एक फ़ोन निकाला। वो नया सिम कार्ड उसमें डालना चाहती थी, लेकिन सिम से स्टाइल खोलने के पिन की ज़रूरत पड़ती है, जो उसके पास नहीं थी। मैंने हाँ में गर्दन हिलाई और अपने ड्रेस बैग से पिन निकाल कर लड़की को दे दी। लड़की ने थैंक कहते हुए पिन ले ली और सिम डालकर पिन मुझे वापस कर दी। थोड़ी देर बाद वो फिर से उधर उधर ताकने लगी। मुझसे नहीं रहा गया। मैंने पूछ लिया, कोई परेशानी है? बोली, सिम स्टार्ट नहीं हो रहा है। मैंने मोबाइल मांगा, उसने दिया। मैंने उससे कहा कि सिम अभी एक्टिवेट नहीं हुई है, थोड़ी देर में हो जाएगी। एक्टिवेट होने के बाद इंडी वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। लड़की ने पूछा, आईडी वेरिफिकेशन क्यों? मैंने कहा, आजकल सिम वेरिफिकेशन के बाद एक्टिव होती है। जिस नाम से ये सिम उठाई गई है उसका ब्यौरा पूछा जाएगा, बता देना। लड़की बुदबुदाई। ओह, मैंने दिलासा देते हुए कहा, इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। वो एक हाथ से दूसरे हाथ दबाती रही, मानो किसी परेशानी में हो। मैंने फिर से नम्रता से कहा, आपको कहीं कॉल करना है तो मेरा मोबाइल इस्तेमाल कर लीजिए। लड़की ने कहा, जी फिलहाल नहीं, थैंक्स, लेकिन ये सिम किस नाम से खरीदी हुई है मुझे नहीं पता। मैंने कहा, एक बार एक्टिवेट होने दीजिए, जिसने आपको सिम दी है उसी के नाम की होगी। उसने कहा, ओके, कोशिश करते हैं। मैंने पूछा, आपका स्टेशन कौन सा है? लड़की ने कहा, दिल्ली। और आप? लड़की ने मुझसे पूछा। मैंने कहा, दिल्ली ही जा रहा हूँ, एक दिन का काम है। आप दिल्ली में रहती हैं या? लड़की बोली, नहीं, दिल्ली में कोई काम नहीं, मेरा घर है वहाँ। तो मैं उत्सुकता से पूछा। वो बोली, दरअसल मैं दूसरी ट्रेन है और दिल्ली से तीसरी गाड़ी पकड़नी है, फिर हमेशा के लिए आज़ाद। लेकिन किस तरह की कैद से? मुझे फिर जिज्ञासा हुआ। ये कमसिन सी लड़की बोली, उसी कैद में थी जिसने हर लड़की होती है, जहाँ घर वाले कहें शादी कर लो, जब जैसे कहो वैसे करो। मैं घर से भाग चुकी हूँ। मुझे ताज्जुब हुआ, मगर अपने ताज्जुब को छुपाते हुए मैंने हंसते हुए पूछा, अकेली भाग रही हैं आप? आपके साथ कोई नज़र नहीं आ रहा? वो बोली, अकेली नहीं, साथ में है कोई। मेरे प्रश्न खत्म नहीं हो रहे थे। दिल्ली से एक और ट्रेन पकड़ूंगी, फिर अगले स्टेशन पर वो जनाब मिलेंगे और उसके बाद हम किसी को नहीं मिलेंगे। ओह, तो ये प्यार का मामला है? उसने कहा, जी। मैंने उसे बताया कि मैंने भी लव मैरिज की है। ये बात सुनकर वो खुश हुई, बोली, वाह, कैसे, कब? अब मैरिज की बात सुनकर वो मुझसे बात करने में रुचि लेने लगी। मैंने कहा, कब, कैसे, वो बाद में बताऊंगा, पहले आप बताओ, आपके घर में कौन कौन है? उसने होशियारी बरतते हुए कहा, वो मैं आपको क्यों बताऊं? मेरे घर में कोई भी हो सकता है, मेरे पापा, माँ, भाई, बहन, या हो सकता है भाई ना सिर्फ बहन हो, या ये भी हो सकता है कि बहन ना और दो चार गुस्सा करने वाले बड़े भाई हो। मतलब मैं आपका नाम भी नहीं पूछ सकता? मैंने काउंट मारा। वो बोली, कुछ भी नाम हो सकता है मेरा। बहुत वातुन लड़की थी वो। थोड़ी इधर उधर की बातें करने के बाद उसने मुझे ट्रैफिक दी जैसे छोटे बच्चों देते हैं। क्लास में बोली, आज मेरा बर्थडे है। मैंने उसकी हथेली में टॉफ़ी उठाते बधाई दी और पूछा, कितने साल की हुई हो? वो बोली, 18। मैंने बोला, भागकर शादी करने की कानूनी उम्र हो गई है आपकी? वो हंसी। कुछ ही देर में काफ़ी फ्रेक हो चुकी थी। हम दोनों जैसे बहुत पहले से जानते हों एक दूसरे को। मैंने उसे बताया कि मेरी उम्र 35 साल है, यानी 17 साल बड़ा हूँ। उसने चुटकी लेते हुए कहा, लग तो नहीं रहे हैं। मैं मुस्कुरा दिया। मैंने उससे पूछा, तुम घर से भागकर आई हो, तुम्हारे चेहरे पर चिंता के निशान जरा भी नहीं है। इतनी बेफिक्र मैंने पहली बार देखी है। अपनी तारीफ सुनकर वो खुश हो गई। वो बोली, मेरे लवर ने मुझसे पहले से ही समझा दिया था कि जब घर से निकलो तो बिल्कुल बिंदास रहना,
घर वाले के बारे में बिल्कुल मत सोचना, बिल्कुल अपना मूड खराब मत करना, सिर्फ मेरे और हम दोनों के बारे में सोचना। और मैं वही कर रही हूँ। मैंने फिर कहा, उसने तुझे जैसे अनजान मुसाफिर से दूर रहने की सलाह नहीं दी थी? उसने हंसकर जवाब दिया, नहीं, शायद वो भूल गया होगा। ये बताना। मैंने उसके प्रेमी की तारीफ करते हुए कहा, वैसे तुम्हारा बॉयफ्रेंड काफ़ी टैलेंट है। उसने किस तरह के तुम्हें अकेले घर से रवाना किया, नई सिम और मोबाइल दिया, 3 ट्रेनें बदलवाई ताकि कोई ट्रेन न कर सके। वेरिफिकेशन पर्सनल लड़की ने हामी भरी और बोली, बहुत टैलेंटेड है वो, उनके जैसा कोई नहीं। मैंने उससे बताया कि मेरी शादी 10 साल हुई है, एक बेटी है 8 साल की और एक बेटा 1 साल की। ये देखो उसकी तस्वीर। मैंने फ़ोन पर बच्चों की तस्वीर दिखाई। उसके मुंह से निकल गया, वाह मैं क्यूट। मैंने उसे बताया कि ये जब पैदा हुए तब मैं कुवैत गया था। पेट्रो कंपनी में बहुत अच्छी जॉब थी मेरी, बहुत अच्छी सैलरी थी। फिर कुछ महीने बाद मैंने वो जॉब छोड़ दी और अपने कब्जे में काम करने लगा। लड़की ने पूछा, जॉब क्यों छोड़ी? मैंने कहा, बच्ची के पहली बार गोद में उठाया तो ऐसा लगा जैसे मेरी दुनिया मेरे हाथ में है। 10 दिन का छुट्टी पर आया था, वापस जाने था लेकिन जा ना सका। इधर बच्ची का बचपन खर्च होने रहा, उधर मैं पूरी दुनिया कमा लूँ, सब भी 1 घंटे में सौदा है। मेरी 2 टके की नौकरी, बचपन उसका लाखों का। उसने पूछा, क्या बीबी बच्चे के साथ नहीं ले जा सकते हो वहाँ? मैंने कहा, काफ़ी टैलेंट मामले से गुजरकर एक लंबे समय के बाद रख सकता है। उस वक्त यह मुताबिक नहीं था कि मुझे दोनों में से एक को चुनना था, आलीशान रहन सहन के साथ नौकरी या परिवार। मैंने परिवार चुना। अपनी बेटी को बड़ा होते देखने के लिए मैंने कुवैत वापस गया था, लेकिन अपना इस्तीफा देकर लौट आया। लड़की ने कहा, वेरी इंप्रेसिंग। मैं मुस्कुराया, खिड़की की तरफ देखने लगा। लड़की ने पूछा, अच्छा आपने तो लव मैरिज की थी, फिर आप भागकर कहाँ गए, कैसे रहे और कैसे गुजरा हुआ वक्त? उसके हर सवाल और हर बात में मुझे महसूस हो रहा था कि वो लड़की लड़कपन के शिखर पर है, बिल्कुल नासमझ और मासूम छोटी बहन सी। मैंने उससे बताया कि हमने भागकर शादी नहीं की और ये भी है कि उसके पापा ने मुझे पहली नज़र में सख्ती से रिजेक्ट कर दिया था। उन्होंने आपको रिजेक्ट क्यों किया? लड़की ने पूछा। मैंने कहा, रिजेक्ट करने का कुछ भी कारण हो सकता है, मेरी जाति, मेरी काम, घर, परिवार। बिल्कुल सही, लड़की ने सहमति दर्ज कराई और आगे पूछा, फिर आपने क्या किया? मैंने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, उसके पिता ने रिजेक्ट कर दिया। वहीं से मैंने अपने बारे में अलग से सोचना शुरू कर दिया था। नेहा ने मुझे कहा कि भाग चलते हैं। मेरी वाइफ का नाम नेहा है। मैंने 2 टूक मना कर दिया। वो 2 दिन तक लगातार जोर देती रही, भाग चलते हैं। मैं मना करता रहा। मैंने उसे समझाया कि भागने वाली लड़की जोड़ों में लड़के की इज्जत पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता, जबकि लड़की के पूरे कुल की इज्जत खुल जाती है। भागने वाला लड़का उसके दोस्तों में हीरे माना जाता है, लेकिन इसके विपरीत जो लड़की प्रेमी संगत भाग रही है वो उल्टा कहलाती है। मोहल्ले के लड़के उसे चालू कहते हैं। बुराइयों के तमाशा शब्दकोश लड़की के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। भागने वाली लड़की आगे चलकर 60 साल की वृद्धा भी हो जाएगी, तब भी जवानी में किए गए उस कांड का कलंक उसके माथे से नहीं मिटता। मैं जानता हूँ कि लड़का लड़की को तोड़ने का ये दोहरा मानदंड गलत है, लेकिन हमारे समाज में है यही नज़रिया गलत है, मगर सामाजिक नज़रिया यही है। वो अपने नीचे को वोट दाबते तले पीस से लगी। उसने पानी की बोतल का ढक्कन खोलकर एक घूंट पिया। मैंने कहा, अगर मैं उस दिन उससे भाग ले जाता तो उसकी माँ तो शायद कई दिनों तक पानी भी ना पीती। इसलिए मेरी हिम्मत ना हुई कि मैंने ऐसा काम करूं। मैं जिससे प्रेम करूं उसकी माँ बाप मेरे माँ बाप के समान ही है, चाहे शादी हो तो या कुछ पल के लिए वो सोच में पड़ गई, लेकिन मेरे बारे में वो अधिक जानना चाहती थी। उसने पूछा, फिर आपकी शादी कैसे हुई? मैंने बताया कि नेहा की सगाई कहीं और कर दी गई थी। धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल होने लगा। नेहा और उसके मंगेतर की बातें भी होने लगी थी फ़ोन पर, लेकिन जैसे जैसे शादी नज़दीक आने लगी उन लोगों की डिमांड बढ़ती लगी। डिमांड मतलब? लड़की ने पूछा। डिमांड का एक ही मतलब होता है, दहेज की डिमांड। परिवार में सबको सोने से बने कंगन, दूल्हे के लकीर का, सास और ननद को बड़े बड़े बोले, हमारी ये रीत है। लड़का भी इस रीत की अद्वाती का पचघर था।
वो सगाई मैंने तुड़वा डाली, इसलिए नहीं कि सिर्फ मेरी शादी उससे हो जाए, बल्कि ऐसे लालची लोगों से नेहा कभी खुश नहीं रह सकती थी। ना उसका परिवार फिर किसी तरह घर वालों के समझा बुझा कर मैं फ्रंट पर ले आया और हमारी शादी हो गई। ये सब किस्मत की बात थी। लड़की बोली, चलो अच्छा हुआ आप मिल गए, वरना तो गलत लोगों से फंस जाती। मैंने कहा, जरूरी नहीं कि माता पिता का फैसला हमेशा सही हो, या ये भी जरूरी नहीं कि प्रेमी जोड़े का पसंद सही हो। दोनों में से कोई भी गलत या सही हो सकता है। काम की बात यह है कि कौन ज़्यादा वफादार है। लड़की ने फिर से पानी का घूंट लिया। मैंने कहा, फैसला ऐसा हो जो दोनों को, बच्चों और माता पिता दोनों की सहमियत हो, सबसे सही। बुरा मत मानना, मैं कहना चाहूँगी कि तुम्हारा फैसला तुम दोनों का है, जिससे तुम्हारी पेरेंट्स शामिल नहीं है। नहीं तुम्हें इश्क का असली मतलब पता है? अभी उसने पूछा, क्या है इश्क का सही अर्थ? मैंने कहा, तुम इस समय इश्क में हो। तुम अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर चली आई। ये सच्चा इश्क है। तुमने दिमाग पर जोर नहीं दिया, ये इश्क है। तुमने फायदा और नुकसान नहीं सोचा, ये इश्क है। तुम्हारा दिमाग दुनियादारी के फितरत में बिल्कुल खाली था। उसी खाली जगह के इश्क का कुछ फिरूत भर दिया। जिस जनाब ने इश्क का भरा है, वो जिसने नहीं, यानी तुम जिसके साथ जा रही हो, वो इस्तेमाल ही नहीं बल्कि होशियारी में वो उसने होता है। वो इतनी प्लानिंग नहीं कर पाता, 3 ट्रेन नहीं बदला पाता, उसका दिमाग इतना काम ही नहीं कर पाता। मंजू इश्क में पागल हो गया था। लोग पत्थर मारते थे उसे, इश्क में उसकी पहचान तक खत्म हो गई थी। उसकी दुनिया मजनू के नाम से जानी जाती है, जबकि उसका असली नाम कैस था, जो नहीं इस्तेमाल किया जाता है। वो जो सातिर होता है तो केस में जुनून न बन पाता। फरहार में सिरे के लिए पहाड़ी की खोदकर नहर निकाली जाती है और उसी नहर में उसका लहू बहा था। वो इश्क था। इसमें कोई कफीर हो जाता है, कोई योगी हो जाता है। किसी माजी के पहाड़ तोड़कर रास्ता निकाल लिया। किसी ने आंतरिक दिमाग नहीं लगाया, चालाकी नहीं, लालच, हवस और हासिल करने का नाम इश्क नहीं है। इस संपर्मण करने को कहते हैं। इसमें इंसान सबसे पहले खुद का संपर्मण करता है, जैसे तुमने किया, लेकिन तुम्हारा समर्थ हासिल करने के लिए ना, यानी तुम्हारा इश्क में लालच की मिटावट हो गई। लड़की अचानक खो सी गई। उसकी खिलखिलाहट एकदम खामोशी में बदल गई। फिर भी मैंने जारी रखा। मैंने कहा, प्यार तुम्हारा पापा तुमसे करते हैं। कुछ दिनों बाद उसका वजन आधा हो जाएगा। तुम्हारी माँ कई दिनों तक खाना नहीं खा पाएगी, ना पानी पिएगी, जबकि आपके अपने आशिक को आजमा कर देख लेना था। न तो उसकी सेहत पर फर्क पड़ता, न दिमाग पर, न अक्लमंद पर। अपने लिए अच्छा सोच लेता। आजकल गलती मोहल्ले का हर तीसरे लौंडे लपटा जो इश्क हो जाते हैं, वो इश्क नहीं है, जो सीने जैसा कुछ है। एक तरफ के स्टंटबाजी, डेरिया अलग कुछ करने के लिए फितूत और कुछ नहीं। लड़की ने चेहरे का रंग बदला। ऐसा लग रहा था कि अब यहाँ नहीं है। उसका दिमाग किसी अतीत में टहलने निकल गया है। मैं अपना फ़ोन स्टार्ट करने लगा, लेकिन मन में इंद्री उसी तरफ थी। थोड़ी ही देर में उसका और मेरा स्टेशन आ गया। बात कहाँ से निकलती और कहाँ पहुँच गई। उसने मोबाइल पर मैसेज टोन बजी, देखा सिम एक्टिवेट हो चुकी है। उसने चुपचाप बैग में रखकर आगे का टिकट निकाला और फाड़ दिया। तुमसे कहा एक कॉल करना है। मैंने मोबाइल दिया। उसने नंबर डाला, करके कहा, सॉरी पापा, और सिसिक कर रोने लगी। सामने से पिता भी फोन पर बेटी को संभालने की कोशिश करने लगे। उसने कहा, पिताजी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं घर रही हूँ। दोनों तरफ से भावनाओं का सागर उमड़ पड़। हम ट्रेन से उतरे। फिर उसने फिर से पिन मांगी। मैंने पिन दी। उसने मोबाइल में सिम निकालकर तोड़ दी और पिन मुझे वापस कर दी। कहानी